हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। क्लास 6 की पॉलिटिक्स चैप्टर 2 है विविधता एवं भेदभाव। इसके बारे में पढ़ेंगे कि विविधता क्या और भेदभाव। ठीक है, इसमें दिया है हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं में ध्यान दें तो ही यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ असुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, व्यायाम करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत विभिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसों की सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कई राय बना लेते हैं और हम उन्हें अपने दिमाग से बिठा लेते हैं तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, पर तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं का बहुत नकारात्मक रूप में देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वग्रही हो सकते हैं। लोगों को धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वग्रह इतने पक्के होते हैं कि हमें उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव में परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आपसे कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह भी ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, आइए देखें कि इसकी सच्चाई यही है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता एवं परिवार अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के के रोना आए भी तो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों को और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए तो दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने
रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज भी इन मान्यताओं को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि से अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। इस पैराग्राफ में बताया कि शुरू में जिस हिसाब से बच्चों को जो सिखाया जाता है वही बच्चा कल्पना कर कर आगे बढ़ता है, लेकिन लड़कों और लड़कियों में भेदभाव अभी भी समाज में चल रहा है। उसको लेकर अभी भी बहुत लोग विरोध करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा की किसी भी बात को एक तरह से पक्का कर लेना। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में कई पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक समान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने में काबिलियत शायद हमें हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों को रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले के रहने नहीं देते, एक ही कुएं में हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों को इस्तेमाल किया जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि कक्षा पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से विभिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। विविधता का एक पहलू है, यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से विभिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों निम्न कोटि को मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब। विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है कि बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर के मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों की विविधता का समानता पर आधारित दोनों की तरह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धर्मीय समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना जनजातीय लोग, धार्मिक समूह, खास लोगों को करना पड़ता है। दलित वह शब्द है, इसमें दलित का नाम दिया है कि दलित वह शब्द है कि नीची कही जाने वाली जाति लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों को, भेदभाव को दलित लोगों पर दबाकर रखा है। संसार में अनुसूचित जाति के बारे में रखती है।
अब इसमें हम पढ़ते हैं कि भारत में एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जनजाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने इकाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमारे कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कब से पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से भी कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय कि स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत के महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे अछूत हैं। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा सी भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा में शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव जहाँ ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने के तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर को हमारे लिए गाड़ी वालों को मोल तोल कर रहे थे। चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग एंड खंड 12 महाराष्ट्र सरकार। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर आपको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें और छूने का मना करें और पानी भी ना पीने दें। जब भीमराव अम्बेडकर जी थे तब बहुत लोग वहाँ उस टाइम कास्ट को लेकर बहुत घिन करते थे, अछूत मानते थे, तो उनको पानी पीने का भी हक नहीं हुआ करता था। तो आगे दे रखा है समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों को, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों के संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने
आपको जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 मतलब 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज के व्यक्त कई तरह की असमानताओं का विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात को अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेताओं ने लड़ाइयाँ वे साथ जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि का लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि को लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अपराध यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है और लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियों सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार को यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों को मुख्यधाराओं के अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधानों के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कारक हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों ने अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले हुए अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के धर्म का पालन करते हैं। इसलिए भारत के धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिनके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने संघर्ष, आंदोलन, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। मतलब जब भीमराव अम्बेडकर जी थे वो बहुत नीचे कास्ट के थे और उनके जो जाति के जो लोग थे उनको छुआछूत माना जाता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके भीमराव अम्बेडकर ने इसको हटाया, मतलब भेदभावों को हटाया, संविधान भी बनाया और आज इस जनजातियों में भेदभाव सारा कानून ख़त्म हो चुका है और अब कोई इस भेदभाव नहीं करता। तो अभी भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बदलना है। तो इसके लिए आने वाली जो पीढ़ी है जो अभी भी अपने आप को बदलना चाहती हैं, देश को बदलना चाहती हैं, तो वही असमानता और समानता में डिफरेंट है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।